बहुत तेज बारिश हो रही थी, मानो कि कोई बड़ा पहाड़ सर पे टूट गया हो। टूटा हुआ दिल लेकर बहू अनामिका रो रही थी। हे भगवान, मेरे पे बिजली गिरा दीजिए। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती हूँ। इससे बेहतर है कि आप अपने में मुझे मिला लीजिए। तभी अचानक से बहुत जोर से बादल गरजता है और बिजली गिरती है जहाँ नाटी बहू अनामिका खड़ी थी, और इसी के साथ उस बिजली में एक पेड़ जल जाता है। आपको इस नाटी बहू पर थोड़ी भी दया नहीं आ रही है? मैंने कहा कि बाज मुझ पे गिराओ और आप उस पेड़ को जला दिए। अब तो मैं आपसे विनती भी नहीं कर सकती हूँ। मैं कहीं जाके कूद के ही मर जाती हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही नाटी बहू चट्टान से कूदने ही वाली थी, अचानक से पानी ऊंचाई तक आ गई और वो पानी देखकर हैरान रह गई। जब नाटी बहू रानी उस पानी को देख ही रही थी, तभी वहाँ से एक देवी प्रत्यक्ष दर्शन देती है। तुरंत पानी गायब हो गया। अनामिका ने भी अपना आंसू पोंछा। अगर मरने ही आई हो तो सबको इस तरह से क्यों बुला रही हो? तुमको कूदना था, तुम कूद जाती। तब से तुम देखी जा रही हो, आंसू पोंछ रही हो, आसमान को बुला रही हो। तुमने बिजली गिरने को कहा तो जाओ, जाके कूद जाओ, फिर देर क्यों कर रही हो? देवी की बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। फिर वो देवी से कहने लगी, अब सच में कोई देवी है या फिर देवी सच के यहाँ आई है? जब मैं इस तरह परेशान हो रो रही हूँ, आपको मेरी इस हालत में मदद करनी चाहिए, उल्टा आप मुझे पढ़ने को कह रही हैं। अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम क्यों मरना चाहती हो? हो सकता है कि मैं तुम्हें मदद करूं, और अगर नहीं हो पाएगा तो तुम अपनी जान दे देना। मेरा मरने का वजह मैं ही हूँ, मुझे देखिए। अच्छा, नाटी हो इसलिए? हाँ, नाटी नाटी नाटी, ये नाटी होना ही सबसे बड़ी वजह है मेरे लिए। शुरू में मेरे पति ने मुझे नाटी कहकर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैं खुद से नफरत करने लगी। बहू नाटी है इसलिए सासू माँ ने मुझे स्वीकारा नहीं। रिश्तेदार, आस पड़ोस वालों ने बस मेरा मजाक ही उड़ाया। मैं हंसी का पात्र बन के रह गई। सुन लिया ना आपने मेरी कहानी, समझे? इस तरह से बौनी अनामिका अपनी एक एक तकलीफों के बारे में खुल के बताने लगी। बौनी बहू अनामिका सिंक के पास टूल रख के बर्तन धोया करती थी। जब भी किचन में सासू माँ शारदा आती थी, वो बौनी बहू को देखकर हंसती थी और बाहर से दिखाती थी कि उसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, और आके कहती भी थी, अरे बौनी बहू, और कितना समय लोगे इस तरह बर्तन धोने में? घर पे और भी बहुत सारा काम है, चलो जल्दी करो ये सब। इतना कहकर वो अनामिका के सर पे ठोकर मार के वहाँ से चली जाती थी। बौनी अनामिका दुखी होकर रोते रोते फिर से बर्तन मलने लगती थी। तभी पति रमेश ऑफिस से घर लौट आते हैं। सोफे पे बैठ के कहने लगते हैं कि उसे सर में दर्द हो रहा है। अनामिका, माय डियर स्वीट हार्ट। हाँ जी, आ रही हूँ। मुस्कुरा के स्टूल से नीचे उतर के वो जल्दी जल्दी अपने पति रमेश के पास जाती है और फिर अपने पति से पूछती है, बताइए क्या चाहिए आपको? मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, जल्दी से तुम एक कप गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग चाय बना के ले आओ। ठीक है जी, अभी लेके आती हूँ। इस तरह कहने पे बौनी अनामिका किचन में चली जाती है। स्टूल पे खड़ी होकर वो चाय बनाने लगती है। फिर ग्लास में चाय डाल के वो रमेश के लिए ले जाती है। रमेश खुश होकर चाय पीता है। अनामिका वहीं पे खड़ी होकर अपने पति को देख रही होती है। फिर चाय खत्म हो जाने के बाद वो कप अनामिका को दे देता है। अनामिका, मैं सोने जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद जगा देना। अच्छा ठीक है जी। इतना कहकर बौनी अनामिका वहाँ से किचन चली जाती है। रात में जब करीबन 9 बज रहे थे, अनामिका घर का सारा काम काज खत्म करके बेडरूम में आती है। रमेश वहाँ पे अनामिका का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अनामिका आती है, तुम आई हो अनामिका? हाँ आई हूँ जी। ऐसा कह के वो बेड पे जाके बैठती है। रमेश चमेली का फूल निकाल के अनामिका के बालों पे लगा देता है। फिर बौनी अनामिका को वो गले लगा लेता है। फिर दोनों अच्छा समय बिताते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे, पर सासू माँ शारदा कोई मौका नहीं छोड़ती थी बहू अनामिका को डांटने का, और साथ ही सर पे ठोकर भी मारती थी। फिर एक दिन अपने जान पहचान के बीच में ही एक बर्थडे पार्टी थी। रमेश अनामिका को वहाँ ले जाता है। वहाँ अनामिका का बौनी होने की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसकी एक दोस्त की पत्नी, अरे देखो देखो, बुरा मत मानना, अब चूंकि यहाँ पे कैंडल नहीं है तो देखो यही आ गई है, हमारे रमेश की नाटी पत्नी अनामिका। देखो बिल्कुल मोमबत्ती की तरह है। ऐसा कह के हंसने लगी। स्वप्ना के साथ साथ और भी सारी महिलाएं भी हंसने लगे। रमेश अपमान बोध करने लगता है। अनामिका वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। फिर वहाँ से गुस्से से रमेश घर चला जाता है। फिर बिना बात किए वे अनामिका भी उसके पीछे पीछे घर लौट आती है।
अनामिका परेशानी हालत में रोते रोते बेडरूम में आती है। रमेश उसे देखकर गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारी वजह से आज मुझे अपमानित होना पड़ा। तुम बौनी लड़की आज ही मेरी जिंदगी से चली जाओ। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य रह गई। मैं कह रहा हूँ ना, चली जाओ। इस तरह जोर से चिल्लाने पे अनामिका वहाँ बिना रुके हुए चुपचाप घर से बाहर निकल आती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनामिका भीगते हुए चलते चलते पहाड़ के ऊपर आके खड़ी होती है। इस तरह से अनामिका अपनी पूरी कहानी खुल के बताती है। फिर अनामिका देवी को देखकर कहती है, सासू माँ की बातें, उनकी सहेलियों की बातें कभी मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं जिनसे इतना प्यार करती थी, पसंद करती थी, जब उन्होंने ऐसी बातें कह दी कि तुम बौनी हो, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, फिर मेरी जिंदगी मेरे पास रही नहीं। उसी पल उसी क्षण मैं मर गई। इसका मतलब तुम वहाँ से यहाँ तक आई थी बस अपनी जान देने के लिए? हाँ। ठीक है, तो तुम बताओ, ताकि तुम ना मरो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लंबी कर दो, सबसे ज्यादा लंबी। जो लोग मुझे बौनी बौनी कर कर मजाक उड़ाते थे, अब वो मेरी लंबाई देखकर मेरी तारीफ करें। सबसे ज्यादा ऊंचाई करूं या सबकी तरह करूं? क्योंकि मैं सबसे नाटी हूँ, इसीलिए सबसे लंबा करो। मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है अनामिका, जाके 3 बार नदी के पानी में डुबकी लगाओ, फिर तुम सबसे लंबी हो जाओगी। इतना कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। बौनी अनामिका जाके नदी के पानी में 3 बार डुबकी लगाती है और वो लंबी हो जाती है। अब अनामिका सबसे लंबी हो जाती है। अब वो बौनी अनामिका नहीं रहती। अनामिका लंबी हो गई है, ये वो नदी के पानी में परछाई में देखती है और देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से घर जाने लगती है। तब से बौनी अनामिका का नाम लंबी अनामिका में बदल जाता है और वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगी। नमस्कार। 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण से मौसम पूरी तरह से ठंड हो गया था, पर बहू अनामिका घर पर नहीं रही। वो रास्ते के ऊपर पेड़ के नीचे एक प्लास्टिक टेबल के ऊपर छतरी, रेनकोट लगाकर बेचने लगी। जिन्हें भी जरूरत पड़ रही थी वो अनामिका के पास आ रहा था और पैसे देकर खरीद के ले जा रहा था। ठीक उसी वक्त सुनीता नाम की एक भिखारन अपनी बेटी को लेकर अनामिका के पास आती है। उन्हें देखकर अनामिका को बहुत दया आने लगी। मैडम, मेरी बेटी गीली ना हो जाए, ऐसा कोई कवर है? हाँ है ना, तुम्हारी बेटी को ये फिट आएगा। इतना कहकर अनामिका एक रेन कवर दिखाती है। सुनीता और उसकी बेटी वो कवर देखकर बहुत खुश हुई। वो कवर सुनीता की बेटी ले ली। ये कवर कितने का है? 300 रुपए का है। ये सुनते ही सुनीता का चेहरा ढल गया। ये देखकर सुनीता की बेटी वो कवर अनामिका को वापस करने ही वाली थी। तभी अनामिका को उस बच्ची पर बहुत दया आने लगती है। ले लो बेटी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसकी बातें सुन के वो लड़की मुस्कुराती है। बदले में सुनीता धन्यवाद कहती है। बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर सुनीता वो रेन कवर लेकर घर जाने लगी और अनामिका को देखकर बाय बाय भी कही। अनामिका भी उस बच्ची को देखकर उसे हाथ हिला के बाय बाय कहती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे नजरों के बाहर चले जाते हैं। अब मुझे 300 रुपए अपने खर्च से निकाल के इसमें जोड़ने होंगे, नहीं तो घर जाने के बाद सासू माँ फिर पूरी गिनती करने बैठेंगी। 1 रुपए भी इधर उधर हुआ तो पूछेंगी। वो सोच ही रही थी कि नागराजू नाम का एक आदमी छतरी लेके वहाँ पे आता है। दीदी, ये छतरी कितने की? 200 रुपए की भाई। 150 रुपए में दे दो। ठीक है भाई, ले लो। इतना कहकर नागराज ने पैसे दिए और बदले में छतरी लेके वो चला गया। इस तरह अनामिका बारिश होने के बावजूद वो घर नहीं गई। वहीं पे अंधेरा होने तक बैठ के छतरी बेचती रही। जब अंधेरा हो चुका, रमेश बाइक लेके अपनी पत्नी अनामिका के पास आता है। फिर अनामिका एक बड़े से कवर में सब कुछ पैक कर लेती है। फिर रमेश बड़े ही सावधानी से अनामिका को पीछे बैठाकर बाइक लेके घर की तरफ निकल जाता है। घर पे शारदा सोफे पे बैठकर उनका बस राह ही देख रही थी। तभी प्रसाद, जो उनके बगल में बैठे थे, कहने लगे, अरे शारदा, बाहर और घर के अंदर भी मौसम इतना ठंडा ठंडा है, तुम कुछ गर्मा गर्म बनाओ ना। फ्रिज में ठंडा कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, उसे गर्म करके देती हूँ, चलेगा क्या? इनडायरेक्टली यही कहना चाहती हो कि जो तुम दोगी वही खाना होगा। अरे बाप रे, आपकी बातें सुन के लोग आपकी पत्नी के बारे में क्या सोचेंगे?
मैं अपने लिए नहीं कह रहा था। अभी अभी हरीश और भाव्या ट्यूशन से लौट के आ ही रहे होंगे, उनके लिए कह रहा था। कह ही रहे थे तभी हरीश और भाव्या छतरी लेकर घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, तुम लोग बारिश में भीग गए बच्चे। नहीं दादाजी, माँ ने हमें छतरी दी थी ना। ठीक है, जाओ अंदर जाके खेलो। शारदा के कहने पे बच्चे अंदर चले जाते हैं। शारदा दरवाजे की तरफ देख ही रही थी, तभी देखती है कि बेटा और बहू दोनों घर लौट आए हैं। फिर देर न किए हुए शारदा जल्दी जल्दी अंदर चली जाती है। ये देखकर प्रसाद, अब देखो, ये ऐसा नाटक करेगी कि जैसे मानो कि बेटे बहू से इसको कितना लगाव है। वो कह ही रहे थे तभी शारदा अंदर जाके 2 तौलिया लेकर आती है। तभी रमेश और अनामिका लौट आते हैं। अनामिका के हाथ में एक बड़ा सा कवर था। वो देखकर शारदा, अजी बहू के हाथ से कवर ले लीजिए, बेचारी सुबह से हमारे लिए ही तो छतरी बेच रही है। शारदा के कहने पे प्रसाद जाके अनामिका के हाथ से कवर ले लेते हैं। लो बहू सुखा लो, बेटा तुम भी सुखा लो। इतना कहकर तौलिया दे देती है। रमेश तौलिया लेके कमरे की तरफ चला जाता है, पर अनामिका अपने हैंडबैग से पैसे निकाल के शारदा को दे देती है। उन पैसों को देखकर फिर शारदा, अरे बहू, पैसे कहाँ भाग के जाएंगे, बाद में दे देना, पहले सुखा लो। मैं जाके कपड़े बदल के आती हूँ माँ जी। ये कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा खुशी खुशी सोफे पे बैठ के आराम से पैसे गिनने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा और प्रसाद कपड़े का थैला लेकर कहीं बाहर जा रहे थे। बहू, घर और बच्चों का ख्याल रखना, हम 2-3 दिनों में लौट आएंगे। भारी बरसात हो सकती है, बाढ़ भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखना और छतरी बेचते ही रहना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। भारी बरसात के कारण बच्चे भावना और हरीश स्कूल नहीं जा पाए, इसीलिए उन्हें साथ में लेकर पेड़ के नीचे बैठ के अनामिका छतरी बेचने गई। हरीश और भावना छतरी लेकर पेड़ के नीचे ही खड़े थे। अचानक से लोग डर के मारे भागते हुए पेड़ के नीचे आके खड़े हुए। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। एक बुजुर्ग महिला जो चल नहीं पा रही थी, उसके पास जाके अनामिका पूछती है, क्या हो गया बूढ़ी अम्मा, सब इस तरह भाग क्यों रहे हैं? तुम भी जाओ बेटा, पहाड़ टूट के पत्थर नीचे आ रहे हैं, उधर से बाढ़ आ रहा है, इसीलिए सभी लोग भाग रहे हैं। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला वहाँ से जाने लगी। तभी अनामिका को कुछ ही दूर पर बाढ़ आते हुए दिखा। वो भागते हुए बच्चों के पास गई और उन्हें जाके पकड़ ली। तब तक बाढ़ का पानी उसके पास आ गया। बाढ़ के पानी में अनामिका और बच्चे बहकर एक पुराने घर की तरफ चले गए। हरीश बह रहा था और अपनी माँ अनामिका का दाहिना हाथ पकड़ा हुआ था। माँ, मुझे बचा लो माँ। अनामिका हिम्मत रखती है और उस पुराने घर के चारों तरफ अनामिका देखने लगती है। उस पुराने घर में एक लंबी लकड़ी की पटरी रखी हुई थी। अनामिका अपने दोनों बच्चों को उस पर बैठा देती है। बच्चे डरो नहीं, तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो। माँ, पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहीं पे हूँ। बाढ़ में और भी कई बच्चे और बुजुर्ग बह रहे होंगे। मैं जितने की भी मदद कर सकती हूँ करके आती हूँ। तुम लोग कहीं मत जाना, यहीं पे रहना। इस तरह कहकर वो बाहर जाती है। बाढ़ के पानी से कुछ और बच्चों की जान बचाती है और उन्हें भी लाके उसी लकड़ी के पटरी पर बैठा देती है। फिर 2-3 घंटे के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। अनामिका बच्चों को अपने साथ घर ले आती है। क्योंकि उसका घर ऊंचाई में था, इसीलिए कोई खतरा नहीं था। थोड़े दिनों के बाद अनामिका फिर से छतरी बेचना शुरू कर देती है और खुशी खुशी अपना पारिवारिक जीवन सभी के साथ मिलजुल के जीने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।